नमस्कार। साहित्य की कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है बच्चों के मानसिक विकास में साहित्य की भूमिका, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेष रूप से मौजूद हैं रूम टू रीड की राज्य प्रभारी सुश्री पुष्पलता रावत जी। तो पुष्पलता रावत जी, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बातचीत की शुरुआत मैं देख रहा था कि अभी कुछ दिन पहले दून विश्वविद्यालय के साथ रूम टू रीड का एक बड़ा बृहद वेबिनार हुआ था, जिसमें कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्वान भी शामिल थे। उसका वो 2 दिवसीय जो वेबिनार था, उसमें भी ये बात लगातार आई थी, और उसी सवाल के साथ मैं आज की बातचीत की शुरुआत भी करता हूँ। वो ये सवाल है कि बच्चे किताबों से क्यों दूर हो रहे हैं, आपको क्या लगता है? धन्यवाद मुकेश जी, पहली बात इस चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। और चर्चा में जो विषय आपने लिया है साहित्य बच्चों के परिप्रेक्ष्य से है, क्योंकि ज़्यादातर बातें साहित्य में बड़ों को लेके होती हैं। तो मेरा धन्यवाद, आपने इस मुद्दे पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया। अब जो सवाल आपने कहा कि बच्चे किताबों से क्यों दूर हो रहे हैं, 2 दिन का ये वेबिनार था, इसमें काफ़ी सारे मुद्दों पर ये चर्चा रही थी। तो सवाल ये होता है कि जब बच्चे हैं, बच्चे किसे देख रहे हैं? वो हम लोगों को देख रहे हैं, समाज में अपने आसपास देख रहे हैं। तो क्या हम पढ़ रहे हैं? क्या जब हम बातचीत कर रहे हैं हमारे हाथों में किताब है, तो बच्चे वो शायद हम ही से सीख रहे हैं। और अगर आप इसे देखें तो एक समाज में जब हम बात करते हैं कि एक पठन संस्कृति होगी, तो बच्चे उसे अपने आप मॉडल करेंगे। तो एक तो ये सवाल था जो काफ़ी वृहद रूप से उठता है। और इसके अलावा एक दूसरा सवाल है। एक बड़ी अच्छी कहावत है एक फ्रैंक सेराफिनी की। वो कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसे पढ़ने से ऐतराज है। क्या बात है। परंतु क्या उस बच्चे को वो सही किताब मिली? क्या उस बच्चे को एक किताब, जो किताब उसे आकर्षित करे पढ़ने के प्रति? तो एक बच्चा और उसके पठन स्तर, उसकी पसंद के अनुसार क्या उसे किताब मिल पाई, ये फिर एक दूसरा सवाल है। तो ये 2 मुद्दे थे जिन पे काफ़ी वृहद रूप से जो है इन सेमिनार में कई सारे, जैसे आपने बताया कि कई पब्लिक भी जो से जुड़ी थी, उनके भी सवाल थे, और ये चिंता सभी की है। जी। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने जो एक मेरे सवाल से ही जो सवाल आपने उठाया कि हर बच्चा पढ़ना चाहता है, पर ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि क्या आप उसको वो किताब उपलब्ध करवा पा रहे हैं जिसको कि वो पढ़ना चाह रहा है। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ख़ासकर हमारी जो हिंदी पट्टी है, इसमें हमारी पाठकीयता का जो संकट है, इसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है कि हम बच्चों को वो किताबें उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, या उस रूप में उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं जिस रूप में कि बच्चा रिसीव करना चाहता है। बच्चे की अपनी एक दुनिया होती है, और वो बड़ी आज़ाद दुनिया होती है। बच्चों के मनोविज्ञान पर काम भी हमारे यहाँ कितना हुआ है, इस पे भी हम ज़रूर आगे बातचीत में इस मसले को भी लेंगे। लेकिन वो जो आपने कहा कि क्या बच्चे को सही किताबें हम उपलब्ध करवा पा रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल, क्योंकि आपका औपचारिक शिक्षा में जो काम हो रहा है उस पर भी रूम टू रीड लगातार काम करता रहा है। ख़ासकर पाठ्यक्रम निर्माण में भी आप लोग लगातार शामिल रहे हैं, और कई राज्यों के अलावा कई मुल्कों का आपका अनुभव है। आप पूरा वैश्विक स्तर पर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इस सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ भारत की परिधि में अगर मैं बात करूँ, तो एक पब्लिक स्कूलों का और एक बहुत बड़ा तंत्र भी विकसित हुआ है पिछले कुछ सालों में। उसके साथ एक होमवर्क का, औपचारिक शिक्षा का एक बहुत बड़ा बोझ हमने बच्चों के ऊपर लाद दिया है। तो क्या आपको लगता है अपने अनुभव में कहीं कि वो जो एक हमने होमवर्क का और तमाम दूसरी एक्टिविटीज़ के नाम पर भी जो बोझ बच्चे के ऊपर लादा है, वो उनका जो स्वाभाविक सीखने की प्रवृत्ति है उसमें कहीं बाधक बनता है? जी मुकेश जी, इसमें कई बार जब साहित्य की बात होती, बाल साहित्य की बात, तो उसे हम लोग कई बार बहुत अलग से देखते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, जब आपके एग्ज़ाम आते होंगे तो माँ बाप कहते हैं भाई अब जो है कहानी की किताबें एक तरफ रख दो, अब जो है स्कूल की किताबें पढ़ो। जी। तो साहित्य को एक समग्रता में सोच पाना और किस तरह से साहित्य जो है, जो हम लोगों के पठन पाठन की प्रक्रिया है, उसका वो एक अभिन्न अंग है।
एक इस तरह से विस्तारित रूप से चीज़ों को समझ पाना, वो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि अगर हम ये बात कहें कि अगर जैसे आपने अभी बच्चों के मस्तिष्क विकास की बात करी, तो सब रिसर्च ये कहती हैं 0 से लेकर 6 साल मेजॉरिटी ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम ये रहता है। तो जब ये टाइम डेवलपमेंट का, इस समय बच्चा पढ़ना सीख भी रहा है, जिसे कहते हैं कि एक साइंस ऑफ रीडिंग है कि वर्णमाला भी सीख रहा होगा, उसके साथ मात्रा भी सीख रहा होगा। परंतु उसी समय पर बच्चे के साथ अगर साहित्य का जुड़ाव होता है तो बच्चा समझता है कि पढ़ना कुछ मज़ेदार चीज़ है। जितना मज़ा खेलने में आता है उतना मज़ा किताब पढ़ने में भी आ सकता है। और वो तब संभव होता है जब बच्चे के पास उस तरह का साहित्य और विविध प्रकार का हो। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहूँ, तो अगर मैं कहूँ कि एक 3 साल के बच्चे के लिए किताब लिखी है, अब आप कहेंगे 3 साल के लिए कैसे लिखे, बट पिक्चर बुक्स आप देखिए ना, वर्डलेस बुक है। उस बच्चे के सामने जब आप एक पिक्चर बुक लाते हैं तो आप सुनिए उसके नैरेटिव, तो बच्चे को लग जाता है कि किताब अगर मुझे नहीं भी पढ़ना था तो भी मेरे लिए किताब है। इसलिए शुरुआत में बात हुई कि हर पाठक के लिए किताब है, आप पढ़ना नहीं भी जानते तो भी आपके लिए। तो जब हम इस बात की करते हैं, क्योंकि हमने शिक्षा में शायद इतनी औपचारिकता, होमवर्क और लर्निंग आउटकम्स ये सब ज़रूरी हैं, बट उसके साथ अगर उसका साहित्य वाला पार्ट ऐड होता है तो वही चीज़ एक आनंदमय प्रक्रिया होती है। और आप देखिएगा, मतलब मेरे अपने अनुभव में जब हम लोग कहीं पर, चाहे उत्तरकाशी के, उसमें मुझे आज भी याद है एक किताब थी हमारे पास, लड्डू। अब शायद उस पहाड़ में, उस कोने में उस बच्चे ने वो लड्डू नहीं देखा होगा, पर फिर भी उसने पूरी कहानी पढ़ी। उसने कहा ये गेंदे हैं, ये गेंदें जो हैं बांटी जा रही हैं बच्चों को खेलने के लिए। क्या बात है। और जब उसने उस किताब को समझ के बता दिया मुझे, तो फिर वो दूसरी किताब ले आता है कि अब मैं आपको ये वाली कहानी सुनाता हूँ। तो वो बच्चा उसमें नहीं उलझा हुआ था उसे। और उसके बाद मुझे मालूम है उस बच्चे के दिमाग में आ गया पढ़ना सीख लेना चाहिए, क्योंकि पढ़ना बहुत मज़ेदार चीज़ है। क्या बात है। क्या ये आपके ही जवाब से मुझे एक स्मरण आ रहा है कि कुछ समय पहले हमारे एक साथी जब घर बना रहे थे, तो उनके बच्चे ने अपने पापा से कहा कि पापा, इसमें घर तो आप बहुत अच्छा बना रहे हैं, लेकिन इसमें जो खिड़कियां आप बनाएं वो ट्रेन जैसी खिड़कियां बनाएं, रेल जैसी खिड़कियां। तो वो कहते हैं हमारे साथी कि कई दिन तक मैं सोचता रहा कि इस बच्चे ने ट्रेन की खिड़की क्यों कहा होगा। और तब उनको समझ में आया कि वो बच्चा उनके साथ लगातार, वो 6-7 साल का बच्चा यात्राओं में रहा, और उस बच्चे को लगा कि खिड़कियां अगर ट्रेन जैसे होंगी तो वो तरह तरह के दृश्य उसके दिमाग में आते रहेंगे। तो ये आपने बहुत मतलब की बात कही कि बच्चे का जो संसार है, बच्चे की जो दुनिया है, वो बड़ों से अलग होती है। और कई बार बच्चा जिस स्तर पे सोचता है, बड़ों की दुनिया शायद उस स्तर पर जा भी नहीं सकती है। वो कैसा मनोविज्ञान होता है, वो दुनिया को कैसे देख रहा होता है जब वो दुनिया में आ ही रहा है, चीज़ों को समझ ही रहा है। लेकिन ये जो आपने कहा लड्डू वाली जो कहानी आप कह रही थी कि उत्तरकाशी का बच्चा लड्डू, उस तरह के लड्डू नहीं जानता है, लेकिन वो उनको कह रहा है कि ये बॉल बांटी जा रही हैं, वो गेंद तो जानता है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल अगला ये है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है सरकारी विद्यालयों में, जाहिर सी बात है प्राइवेट हमारे स्कूलों में भी वही पढ़ाया जा रहा है, उसमें साहित्य, खासकर इस तरह का साहित्य जो बच्चे को कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया जानने के लिए प्रेरित करता है, वो साहित्य कितना है, कितनी मात्रा में वो साहित्य है, और कितनी मात्रा में बाकी और विषय हैं जिनसे कि बच्चा अमूमन डरता है या हेजिटेट होता है। तो इसमें मैं कहूँगी, अगर उत्तराखंड राज्य की बात करें तो यहाँ पर सभी स्कूलों में CBSE प्लस सरकारी में NCERT की बुक्स हैं। और NCERT की बुक्स का अगर आप एक संरचना देखें तो उसमें सभी साहित्य के विभिन्न शैलियों का, मतलब अब कविता भी होगी, कहानी भी होगी, एक पिक्चर भी होगी जिसे बच्चा पढ़ सकेगा जो शुरुआती पठन पाठन का है, तो वो सारी शैलियाँ उसमें रहती हैं। हाँ, ये है कि पाठ्यक्रम की अपनी एक सीमा होती है कि आप इतने ही चैप्टर्स उसमें कर सकते हैं, तो एक सीमित उसमें होगा। सवाल इसमें मुकेश जी आता है कि अगर एक मैंने आपको 7 पूंछ वाले चूहे की कहानी रखी, वो कहानी मैंने आपको कैसे नरेट करी क्लासरूम में जी। क्या मैंने आपको ऐसे पढ़ाया कि फिर आप उसे क्वेश्चन देने के लिए हो रहे हैं, या मैं उस कहानी के माध्यम से आपको कहूँ कि अच्छा 7 पूंछ वाला चूहा आपने कहीं देखा है, अच्छा कुछ है ऐसा जो आपने देखा हो किसी की इतनी पूंछ है, तो क्या उस साहित्य को मैं, जिसे कहते हैं ना बच्चा एक रस ले पा रहा है उस साहित्य का, क्या उसके अंदर एक जिज्ञासा जाग रही है कि चलो एक और किताब पढ़ के देख लेते हैं।
तो सवाल ये है कि वो उसके कुछ अंश में वो टेक्स्ट बुक में है, उसमें वृहद मेहनत जो है हर लेवल पर होती है, पर जब वो फाइनली क्लासरूम में ट्रांजैक्शन में आता है तो क्या वो साहित्य को जिससे से पढ़ा जाना चाहिए, या साहित्य बच्चे की विचार काल्पनिक दुनिया में या उसकी इमेजिनेशन वो करे, उस पर भी उसको वो हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये एक बड़ा सवाल साहित्य को लेके होता है। और दूसरा आप ये देखिएगा कि लाइब्रेरी होना एक आरटीआई के मानक के अंतर्गत भी सब्जेक्ट एक लाइब्रेरी सभी स्कूलों में है, पर हमें सिर्फ एक सवाल ये पूछने, क्या लाइब्रेरी रोज जाना हम जरूरी मानते हैं क्या? या हमें कहते हैं कि नहीं चलो हफ्ते में एक बार ही इसको अटेंड कर लें तो काफ़ी है। अब इस सवाल के जवाब से हमें पता लगता है कि वो साहित्य कितना गुथा हुआ है रोज़मर्रा के हमारे पठन पाठन में, उसका हमें जवाब मिलता है। तो ये इस तरह से देखे जाने वाली चीज़ है कि आप किस तरह से उस साहित्य को देख रहे हैं। बहुत लाजमी सवाल है कि भाई चीज़ें आपके पास हैं भी, चाहे वो पुस्तकालय हो, चाहे वो कक्षा ही क्यों ना हो, पर सवाल ये है कि उसका उपयोग बच्चे की सृजनशीलता के लिए, उसकी क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए हम कितना कर पा रहे हैं और किस रूप में कर पा रहे हैं। लेकिन पुष्पलता जी, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, और उत्तराखंड में भी खासकर हमारा जो हिमालयी अंचल है, जो दुर्गम है, दूरस्थ है, और उसका अपनी तरह का एक भौगोलिक और सांस्कृतिक विन्यास है, वहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं, ख़ासकर जो हमारी लड़कियाँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनमें अद्भुत सृजनशीलता है। और मैंने केदारनाथ आपदा के तुरंत बाद, 1 साल बाद, वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त वर्कशॉप हुई थी इस तरह की कि जिसमें बच्चों में क्रिएटिविटी कितनी बाधित हुई है और उनका जो दिमाग है उस पर उस आपदा का क्या असर पड़ा, ये नापने के लिए वहाँ पर एक, और सौभाग्य से मैं उसका एक हिस्सा रहा, तो वहाँ पर बच्चों के बीच जाकर जो बातचीत की, उससे पता चला कि बच्चे आपदा को भी अपने स्तर पर आंकते हैं। हमारे लिए आपदा है, हो सकता है उनके लिए वो बहुत बड़ा रोमांटिसिज्म हो, और जो हमारे लिए बहुत सामान्य बात है, हो सकता है बच्चे के लिए वो बहुत बड़ा विषाद या बहुत बड़े भय का कारण हो। ये उस वर्कशॉप से भी निकल कर आया। मैं, क्योंकि आपका ख़ासकर जो सीमांत इलाके हैं हमारे, वहाँ पर रूम टू रीड का काफ़ी काम है, और आपने उन बच्चों के बीच सीधे सीधे फील्ड में जाके बाकायदा काम किया है। उन बच्चों में सृजनशीलता विकसित करने में, खासकर लड़कियों में, क्योंकि लड़कियों का पक्ष मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आज भी दुर्गम इलाकों में बच्चियों की शिक्षा को लेकर शायद उतनी अवेयरनेस अभी विकसित नहीं हुई है। उनके अंदर सृजनशीलता विकसित करने के लिए, क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? और जब मैं हम की बात करता हूँ तो उसमें समाज भी आता है और सरकारी संस्थाएं भी आती हैं। आपका जवाब? इसमें मुकेश जी, ये बड़ा अनुभव जब हम लोग करते हैं साहित्य को लेके, एक बहुत दुर्गम क्षेत्र में, एक शहर के क्षेत्र में, बड़े अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स आते हैं, जैसे आप वो कह रहे हैं जी। एक गांव है पिलंग, 18 किलोमीटर का उसमें होता है। तो जब वो लाइब्रेरी किताबें आती हैं, उन बच्चों में इतनी उत्सुकता होती है कि आधे रास्ते आ जाते हैं। क्या बात और है। जिस दिन वो किताबें आती हैं उस दिन जो है मतलब उनके लिए वो एक तरह से पिकनिक हो जाता है। बहुत बड़ी बात, क्योंकि शायद उतना वो उस जगह पर और इस तरह की उपलब्धता शायद काफ़ी कम हो जाती है। तो वो एक चीज़ है। और दूसरा जो आपने कहा कि ये आपदा वाला, जिससे आप अनुभव बता रहे हैं, हम लोग जब वो केदारनाथ वाली आपदा आई थी तो एक जो कालीमठ वाला इलाका है, वहाँ पे लगभग 13 गांव थे जो टोटली कट ऑफ हुए थे उस समय जी। और जो आप ये कह रहे हैं कि ये रीडिंग, ये पढ़ना, ये अपने आप में कई बार बच्चे को अवसर देता है कि वो जो भी वो देख रहा है चीज़ें, वो उससे बाहर आता है। तो ये रीडिंग कैंप्स जब हम लोगों ने कर रहे थे, उस समय पर उन बच्चों का उन किताबों से जो जुड़ाव था, जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को, बातचीत को रखा। एक बच्चे बड़ा अच्छा गेम खेलते हैं, बाघ और बकरी वाला। तो किस तरह से बाघ एक आपदा है, एक भूकंप आ रहा है या लैंडस्लाइड, और बकरी किस तरह से बचनी, उन्होंने उस तरह से उस गेम को दोबारा से रिवर्क करके आपदा के संदर्भ में वो करा। क्या बात है। तो ये मुझे याद आया जब आपने ये सवाल मुझे पूछा। दूसरी बात, आप जब लड़कियों की बात करते हैं, अगर हम ये कहें कि सृजनशीलता ये जरूरी जीवन कौशल है जिंदगी में, अब इसको अगर आप ये देखें, अगर इसे लार्जर उसमें एक सामाजिक पृष्ठभूमि से देखें कि मेरे अंदर अगर एक सृजनशीलता आती है तो मुझे उस चीज़ के लिए कुछ खाली समय चाहिए होता है। वो समय जब मैं हूँ, मैं अपने आप से चीज़ों को सोच रही हूँ, तो सवाल ये होता है कि क्या वो खाली समय
मेरे पास है, उस लड़की के पास है, मतलब या वो सिर्फ एक तरह से मतलब आना, कई सारे घर के काम है, स्कूल आना जाना, सिर्फ इसी तक उसी रूटीन में है, या वो समय निकाल पा रही है अपने लिए। और जब वो समय निकाल पा रही है कि क्या वो एक फ्री माइंड से सोच पा रही है। और अगर आप देखेंगे काफ़ी सारी कहानियां हमारी तब आती हैं जब हम अपने आसपास चीज़ों को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो रोज़मर्रा की चीज़ें हमारी कहानियों में निकलती हैं, तो वो उन चीज़ों को आप शांति से देख पा रहे हैं कि नहीं। और अगर आप इतिहास भी उठा के देखें तो शायद सबसे क्रिएटिव टाइम इतिहास में भी वो रहा जब शांति का माहौल जो है राज्य में रहा होगा, तभी चीज़ें क्रिएट हो पाती हैं। तो इससे इस सवाल को मैं इस तरह से देखती हूँ कि ये अनुभव मेरा हमेशा से रहा है कि अभी हम लोगों ने एक वर्कशॉप करी थी राइटिंग की, जिसमें हम लोगों ने कुछ कहानियाँ जो उत्तराखंड से, तो बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें था कि उसमें हम ये देखना चाह रहे थे कि कितनी फीमेल राइटर्स हम लोगों की आती हैं। और बावजूद इसके कि मतलब हम लोगों का रहा कोशिश काफ़ी रही, पर मैं वहाँ भी देखती हूँ कि शायद उतना नहीं आता। तो क्या वो समय हमें मिल पा रहा है उस लड़की को कि वो सोच सके, वो उस समय में ये समझ पा रही है कि वो ऑब्जर्व कर पा रही है, वो एक ओनरशिप, अपना फ्रीडम महसूस कर पा रही है। क्योंकि राइटिंग, आप भी एक लेखक हैं, आप भी जानते होंगे कि जब एक राइटिंग की प्रक्रिया में अगर आना है तो शायद ये जो एक सपोर्टिंग माहौल होता है, शायद वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है एक सृजनशीलता को उभारने को लेके, मेरा अपना ये मानना। बिल्कुल, बहुत आपने बहुत लाजमी बात कही। और ये हम लोग सभी खासकर जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से सीधा ताल्लुक़ रखते हैं, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं, जब पीटी ऊषा हमारे यहाँ एक बड़ी धाविका बनकर उभरी थी, तो तब हम सभी के दिमाग में ये था कि हमारे यहाँ बच्चियाँ और बच्चे कई कई किलोमीटर पहाड़ की पगडंडियाँ नाप कर रोज़ स्कूल आते हैं, रोज़ खड़ी चढ़ाई चढ़ के वापस अपने गांव जाते हैं। अगर इन बच्चों को कोई ट्रैक हम मुहैया करवाएं तो क्या ये संभव नहीं है कि हम उत्तराखंड से पूरे धावकों की एक पीढ़ी निकाल दें? उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वो जो उतने खतरनाक पगडंडियों में वो चल रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ट्रैक पर दौड़ना तो बहुत सामान्य सी घटना है। लेकिन अब सवाल वही है कि उनकी क्रिएटिविटी को, उनकी क्षमता को आप आज के परिदृश्य में कैसे फ्रूटफुल बनाते हैं, कैसे उसमें उनको परिणाम मूलक बनाते हैं। लेकिन इस सारी बातचीत में आपने एक वर्कशॉप की, एक कार्यशाला की जो चर्चा की, जिसमें रूम टू रीड ने उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर कुछ कहानियों पर काम किया था, और सौभाग्य से वो 15 किताबें जो आपने प्रकाशित की वो मैंने भी देखी हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और हिंदी, 4 भाषाओं में एक साथ आप उनको लेकर आई हैं। एक नई तरह की पहल है, और मैं उसी पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो बड़ा लाजमी भी है। बाल साहित्य और बच्चों के मनोविज्ञान से तो जुड़ा हुआ है ही। हमारा जो लोक भाषा को लेकर जो आंदोलन है, उसमें भी ये बहुत बड़ा इश्यू है कि प्राथमिक कक्षाओं में हमारे बच्चों को स्थानीय बोलियों में, लोक भाषा में, या उनकी जो भी भाषा है उसमें शिक्षा दी जानी चाहिए। उस पर आपका क्या अनुभव रहा जब ये आपने 3 भाषाओं में किताबें छापी? तो क्या हमारे यहाँ गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी में लेखक उपलब्ध हैं, साहित्य उपलब्ध है? और अगर हम इस पर काम करते हैं तो क्या चुनौतियाँ पेश आती हैं? क्योंकि आप रिजल्ट दे चुकी, परिणाम दे चुकी, इसलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी मुकेश जी, इसमें जब आपने लोक भाषाओं की बात कही, तो जैसे मैंने कहा कि ये जिस आयु वर्ग के बच्चों के लिए होता है, वो बच्चे हैं जो इस समय पढ़ना सीख भी रहे हैं जी। तो जब ये लोक भाषाओं की बात होती तो इससे, जैसे मैंने कहा, एक समग्रता में अगर हम कहते हैं कि अगर बच्चा शुरुआती कक्षा में, प्री प्राइमरी में, या कक्षा 1-2 में, जिसे हम फाउंडेशन लिटरेसी कहते हैं, जो वर्तमान की शिक्षा नीति में भी ये बातचीत उसमें हुई है, तो उसमें कहते हैं कि बच्चे को, हम लोगों को 3 मुख्य मुद्दों पे हम लोगों को बच्चों के साथ काम करना और एक साथ काम करना, ऐसा नहीं कि पहले ये फिर ये। एक होता है मौखिक भाषा विकास, तो उसे बोलने के पर्याप्त मौके हों। दूसरा में कहते हैं ऑर्थोग्राफिक एक्सपर्टीज, यानी कि बच्चा वर्णमाला भी सीखे, डिकोडिंग करना भी सीखे, उसका शब्द भंडार भी पढ़े, वो समझ के साथ पढ़ सके। और तीसरा हम कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण, कि बच्चे को विविध तरह के साहित्य का अनुभव भी हो। अब हम जब मौखिक भाषा की बात करते हैं, और ये तीनों चीज़ें जो 3 आयाम मैंने बताए, इन तीनों पे एक साथ काम
होना होता है, मतलब ऐसा नहीं कि पहले मौखिक भाषा हो जाए, साहित्य बाद में करें। अब अगर हम लोग बच्चे को मौखिक भाषा कहते हैं ज़रूरी है, तो वो बच्चा अगर माना वो अपनी मातृभाषा उसकी और जो पठन पाठन की भाषा है उसमें एक अंतर है, तो उस भाषा को भी मौके मिलने चाहिए। और तब स्पेस मिलता है हम लोगों को, जो लोक भाषा में अगर आपके पास कोई साहित्य उपलब्ध है तो बच्चा उस पर भी बातचीत कर सके। पहली बात, बच्चे को ये लगता है कि हाँ, मतलब उसकी जो अपनी भाषा है उसकी भी वही स्पेस है, उसकी ही वही जगह है जो कि एक मानक भाषा की। यानी कि अगर एक कहानी हिंदी में भी है तो एक कहानी गढ़वाली में भी है, तो बराबर का एक वो तो एक बच्चे का एक वो आत्मविश्वास से उसका बड़ा क्लोज लिंक होता है कि मेरी अपनी भाषा भी क्लासरूम में उसी प्रोसेस में उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अब आती है कि जब विविध भाषा की हम लोग बात करते हैं, तो अगर मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से मैं सिर्फ गढ़वाली ही बोलती हूँ, तो आपने मुझे वो समय दिया जब इस तरह के उसमें कि मैं वो ट्रांजिशन में फिर उससे वो मानक भाषा की तरफ मेरा मूवमेंट होता है। तो ये यहाँ पर वो जो लोक साहित्य के जो हम लोगों के अपने साहित्य इस स्तर के बच्चों, स्तर से मेरा मतलब उम्र से मतलब जी। इस उम्र के बच्चे के पास वो उपलब्ध होना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, किसी भी कक्षा कक्ष में हर बच्चे की भाषा के लिए स्थान होना चाहिए, जिसे हम लोग बहुभाषिता या मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करते हैं। वर्तमान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इस बात को कहती है। तो क्या उस डाइवर्सिफाइड जो विविध भाषा का जो माहौल है उसका भी पर्याप्त जगह क्या हम अपने क्लासरूम में दे रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल। तो वहाँ पर ये साहित्य जो लघु कहानियाँ थी, जो शुरुआत में मुझे पता है कि काफ़ी एक चैलेंज था कि 100-150 शब्दों में कहानी कैसे लिख लेंगे, पर इस एज के बच्चे के लिए तो इतनी ही लंबी कहानी लिखी थी। तो वो जो एक विविध भाषाई माहौल है वो उस बच्चे को मिल रहा है, उस क्लासरूम में उसकी स्पेस है कि नहीं। तो ये एक जो अनुभव रहा इस बीच काफ़ी समय से, ये प्रारंभिक साक्षरता में काम करने के लिए, उसी विचार से फिर इस वर्कशॉप की कल्पना हुई, बातचीत हुई। लेखक मतलब सभी जनपदों से जो है मतलब अच्छे लेखक इसमें जुड़े। इसमें बड़ा सिर्फ इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा ये था कि जब हम लोग बातचीत ये कर रहे थे तो ये था कि हम इसमें सिर्फ उस तरह की कहानियाँ रचें जो हमारे अपने लोक रीति रिवाज हैं या मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, उनको लेके चीज़ों को करें। तो कई बार कुछ ऐसे विचार आते थे कि जो लगता था हो सकता है किसी भी जगह क्यों, तो तब उसमें से छांटना कि ये अगर कहानी है तो पढ़ के कोई कहे कि हाँ भाई ये उत्तराखंड से कहानी आई, वो शायद एक सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे एक चुनौतीपूर्ण कार्य इस कार्यशाला का था। जी, जी, जी। ये आपने बहुत आपकी बातचीत से जो निकल कर आया कि उसमें भी ये 15 का जो किताबें आपने छापी उसी परिप्रेक्ष्य में मैं इस बात को देख रहा हूँ कि आपके अंचल से जो कहानी निकले, मैं जो समझा आपकी बातचीत से वो ये कि अगर गढ़वाल से कोई कहानी निकल रही है और वो जर्मन में ट्रांसलेट होती है, फ्रेंच में होती है, अंग्रेजी में होती है, उस भाषा में भी आपको ये लगे कि ये कहानी हिमालय से निकली है, अगर मैं ठीक ठाक समझा हूँ, तो मेरे ख्याल से आपकी बातचीत, आपका जो जवाब है उससे यही एक तरह से यही एसेंस उससे निकलता है। पुष्पलता जी, जैसे आपने ये 15 कहानियों पे अपना अनुभव बताया, उसी से रिलेटेड एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है और जो हमारी नई शिक्षा नीति में बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, बड़ा सबल अनुशंसा है उनकी, कि बच्चे को उसकी स्थानीय भाषा में ही प्राथमिक शिक्षा दी जाए, एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको हम कहते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर स्थानीय भाषा में उनको शिक्षा दी जाए तो उनकी जो रिसीविंग कैपेसिटी है, जो उनको प्राप्त करने की उनकी जो क्षमता है, वो बढ़ेगी, ऐसा लगता है आपको? इसमें अगर नई शिक्षा नीति की बात करें तो वो जो स्थानीय भाषाओं की इसमें है, उसमें 2 पहलू पे नई शिक्षा नीति बात करती है। पहला वो ये कहती है कि जो समृद्धता भारतीय भाषाओं की है, इसका विकास, इसके संवर्धन के लिए हम लोगों को कार्य होना चाहिए। और दूसरा बात करती है मल्टीलिंगुअलिज्म की, कि यानी अगर बच्चे की मातृभाषा उसकी मानक भाषा में अंतर है तो ज़रूर ये प्रयास होने चाहिए कि बच्चे की जो अपनी भाषा है उसको वो स्पेस मिलना चाहिए। जिस तरह का उत्तराखंड में, इसी तरह से अगर मैं कोट करूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जगहों पे भी काफ़ी सारा कार्य रूम ट्रीट का हुआ है कि जिसमें वो भाषा निमाड़ी, गोंडी,
जो कि मतलब बहुत अलग थी उन भाषाओं से जो कि कक्षा के पठन पाठन में वो करती हैं। तो वो स्पेस देना वो ज़रूरी है कि बच्चा जो है अपनी जो उसकी भाषा है उसके साथ वो अपनी मानक भाषा में जो उसका मूवमेंट होता है उसमें पठन पाठन की प्रक्रिया रहती है, तो उसकी स्पेस हमें जो है वो क्लासरूम के प्रोसेसेस में देनी बहुत ज़रूरी है जी। और दूसरी बात जो नई शिक्षा नीति कहती है अपनी भारतीय भाषाओं के संवर्धन की, तो जैसा हम लोगों की आपस में कई बार आपके साथ भी चर्चा होती है कि जो हमारी अपनी भाषाएं हैं वो सिर्फ संप्रेषण का माध्यम नहीं है, वो हमारे जो हमारा इतिहास है, हमारे लोक रीति रिवाज हैं, वो कहीं पर हमारी संस्कृति का परिचय है। तो अगर कोई साहित्य की रचना अपनी भाषा में हम लोगों की हो रही है तो वो परिचय करा रही है हमारे को हमारे साहित्य से। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, स्केयर क्रो, इसकी कहानी अंग्रेजी में हम बहुत पढ़ते हैं, भूसे का बाग आप ही की कहानी थी। तो स्केयर क्रो वाला कंसेप्ट ग्लोबली भी है, बट वो भूसे के बाग में हमारे उसमें भी मौजूद है। तो ये साहित्य कहीं पर एक जिसे कहते हैं एक सेतु का काम करती है कि जो लोकल इश्यूज हैं और प्लस जो ग्लोबली साहित्य का जो टच बेस होता है वो एक सबसे इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग वो था। फुलदेई का त्योहार उत्तराखंड में है, बड़ा स्पेसिफिक हम लोगों का है, और जब हम इस पे बातचीत करना शुरू करें तो हम लोगों को जब इस पे ग्लोबल लेवल पे भी अन्य देशों में जब इसकी चर्चा होती है तो पता लगता है कि स्प्रिंग फेस्टिवल, फूलों का त्योहार सभी जगह है। क्या बात है। तो कहीं पर जो ये लोकल संस्कृति में जो हम लोग रचते बसते हैं और फिर हम लोग उसमें जो आज बात ग्लोबल सिटीजनशिप की भी कही जाती है, तो साहित्य शायद उसके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण सेतु का काम भी करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि लोक भाषाओं से, लोक जीवन से जो चीज़ें निकल कर आती हैं उससे पता चलता है कि दरअसल जो हमारा विमर्श है वो हमारा ही नहीं है, वो एक तरह से वैश्विक विमर्श है। और इस बारे में पुष्पलता जी मैं आपको एक ताज़ा एक आजकल ही मैंने वो किताब ख़त्म की है, रसूल हमजा तो की मेरा दागिस्तान, मैंने दोबारा पढ़ी। उस मेरा ये लोक भाषा को जिस तरह से वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए आप कह रही हैं, उसमें एक चीज़ आती है कि रसूल हमजा तो कहते हैं कि मैं एक बार स्पेन गया, वो छोटा सा दागिस्तान उनका इलाका है, पहाड़ी इलाका जैसे हमारा पहाड़ी इलाका, रूस का कोई बहुत दुर्गम इलाका है, 12-14 गाँवों का समूह है वो दागिस्तान, दाग पहाड़ को बोलते हैं, और दागिस्तान यानी पहाड़ी क्षेत्र है वो। तो रसूल कहते हैं कि जब मैं स्पेन में गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर कोई दागिस्तानी है, तो मैं उससे मिला, पता चला कि वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है वहाँ का, स्पेन का। तो मैं उससे मिला, बाद में पता चला कि ये तो मेरे गांव का ही है। जब मैं वापस आया तो मैं उसकी माँ से मिला, वो 50 साल पहले घर से भाग गया था, जो वो स्पेन में आर्टिस्ट है। तो रसूल कहते हैं कि वो मैं उसकी माँ से मिला और वो लोग सब ये मान गए थे कि उनका बेटा अब मर गया है, वो अब नहीं रहा दुनिया में। तो वो कहते हैं कि जब मैंने उसकी माँ को बताया तो वो बड़े खुश हो गए, घर के सारे सदस्य बड़े प्रसन्न हो गए, और उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन चलते चलते जब पूरी कहानी हो गई तो उसकी माँ ने पूछा कि भाई एक चीज़ बताओ रसूल, जब तुम्हारी उससे बात हुई मेरे बेटे से, तो क्या वो अवार, उनकी भाषा जो है रूस की, वो जो उस गांव की भाषा है वो अवार भाषा है, क्या उसने अवार भाषा में बात की आपसे? तो रसूल ने कहा नहीं, हमारी बात तो एक दुभाषी के जरिए हुई, वो स्पेनिश बोल रहे थे, मैं अवार भाषा बोल रहा था। तो वो फिर वो माँ एकदम रो पड़ी, उसने कहा नहीं मेरा बेटा तो मर गया, वो मेरा बेटा नहीं था, अगर वो मेरा बेटा होता तो वो तुमसे तो कम से कम उसी भाषा में बात करता जिस भाषा में मैंने उसको लोरी सुनाई है। तो मुझे आपकी बातचीत से रसूल की वो बात याद आ गई, मेरा दागिस्तान का ये प्रकरण। तो पुष्पलता जी बहुत शानदार आपसे बातचीत रही, और बच्चों को लेकर, बाल साहित्य को लेकर, एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर कई सारे मसलों पर हमारी चर्चा हुई। ये इतना बृहद विषय है बच्चे और बाल साहित्य कि इस पर अगर हम बातचीत करने निकलें तो लंबी चर्चा होगी, लेकिन जितना हम आपसे बात कर पाए, कुछ नए मसले निकले, उनका भी देर सवेर समाधान होगा। आप हमारी स्टूडियो में आए और आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी आज की साहित्य की। अगली बार फिर किसी नई विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।